Hello friends, I have started a series for UGC NET exam in June 2025 for the political science subject. This series is very beneficial for those students who can't afford paid courses because in this series I will complete the whole syllabus of political science unit by unit wise and topic by topic wise. So please like, share and subscribe my channel so that you can get further videos on time. For completing this series it will take 2 to 3 months and then we will practice previous year questions also. I will use Hindi and English both language for explaining the topic. Today's topic is this is unit number 5 international relations. मैं ऑलरेडी यूनिट नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर चुकी हूँ. यूनिट नंबर सेकेंड का फोर्थ टॉपिक कराना है मैक्यूअली एंड मैं पैरेलली जो है यूनिट 5 को भी स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज अभी एग्ज़ाम के लिए कम टाइम बचा हुआ है. सो हम लोग पैरेलली दो पार्ट में लेंगे. एक तो हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स को लेके चलेंगे और दूसरा हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस को लेके चलेंगे. ठीक है. सो दिस इज़ यूनिट 5 दैट और इसका चैप्टर नंबर 1 टॉपिक 1 दैट इज़ अप्रोचेज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस. ओके. सो टुडे आज हम ये डिस्कस करेंगे. देखिए सर, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेशनल रिलेशंस मीन्स व्हाट. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फील्ड्स ऑफ स्टडी ओके विद इन द डिसिप्लिन ऑफ पॉलिटिकल साइंस. आप पॉलिटिकल साइंस में अगर इंटरनेशनल रिलेशंस जो है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फील्ड है जिसमें कि आप ये अंडरस्टैंड करते हैं अंडरस्टैंडिंग द डायनेमिक्स ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट ग्लोबल ऑर्डर प्रेजेंट एंड पास्ट ग्लोबल ऑर्डर टू प्रिज्यूम फ्यूचर इवेंट्स. ठीक है. तो इंटरनेशनल रिलेशन आईआर में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि पास्ट और प्रेजेंट में ग्लोबल ऑर्डर का क्या डायनेमिक रहा है जिससे हम लोग फ्यूचर के इवेंट्स को प्रिज्यूम करते हैं. ठीक है. सो दिस फील्ड ऑफ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस. ठीक है. ये पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन के अंडर ये इंटरनेशनल रिलेशंस के फील्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अब इंटरनेशनल रिलेशंस आईआर को पढ़ने के लिए बहुत वेरियस अप्रोचेस डिफरेंट थिंकर्स ने दिए. ठीक है. जिसमें कि हम लोग कुछ अप्रोचेस को जो इम्पॉर्टेंट अप्रोचेस हैं वो आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है. सो सबसे पहली बात तो ये है कि देयर वॉज आइडियलिस्टिक और लिबरल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल थ्योरी एंड देयर वॉज रियलिस्टिक स्कूल ऑफ इंटरनेशनल थ्योरी. ठीक है. आइडियलिस्टिक एंड रियलिस्टिक इन दोनों में ये मेन जो है ये मेन क्लासिफिकेशन था या अप्रोच था ऑफ आईआर फॉर स्टडिंग आईआर. ठीक है. तो जो आइडियलिस्टिक या लिबरल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल थ्योरी था ये कब तक था ये टिल वर्ल्ड वॉर 1 तक. ठीक है. क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 तक जो स्कूल ऑफ थॉट था जो सबसे ज़्यादा प्रिवेल कर रहा था जो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट था वो आइडियलिस्टिक था. लोग जो है उस टाइम पे इंटरनेशनल रिलेशन को एज एन आइडियल देखते थे कि हाँ मतलब आइडियल सिचुएशन क्या होती है, पीस रहेगा, कॉपरेशन रहेगी एंड ऑल दैट. बट जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ और उसके बाद ड्यूरिंग द इंटर वॉर पीरियड दैट इज़ आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 एंड बिटवीन वर्ल्ड वॉर 2 एंड इवन आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 तो उसके बाद ये देखा गया ये पाया गया कि जो आईआर है इंटरनेशनल रिलेशंस इसको हम लोग आइडियलिस्टिक वे में नहीं स्टडी कर सकते हैं. रियलिस्टिक वे में स्टडी करना इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज प्रैक्टिकल सिचुएशन कुछ ऐसी हैं इंटरनेशनल एरेना में जिसमें की वजह से जो है क्या हो रहा है वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट क्यों हो रही हैं इसको समझना इसको जानना और इंटरनेशनल या ग्लोबल ऑर्डर क्या है इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं तो हमें रियलिस्टिक होके या प्रैक्टिकल होके प्रैक्टिकल सिचुएशंस को देखकर स्टडी या अप्रोच करना चाहिए इंटरनेशनल रिलेशंस को. ठीक है. तो सबसे पहले अब हम लोग पढ़ेंगे आइडियलिज्म. दिस वाज द फर्स्ट अप्रोच वी विल स्टडी दिस आइडियलिज्म. ओके. आइडियलिज्म क्या रिप्रेजेंट करता है मतलब आइडियलिज्म जो अप्रोच थी आईआर को स्टडी करने के लिए. देखिए आप इस चैप्टर में इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस मतलब किसी भी कंट्री का या नेशन का अदर नेशन से कैसे रिलेशन होता है ये हम वन ऑन वन ये हम ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं मतलब पर्टिकुलर किसी कंट्री का भी नहीं देख रहे हैं. बाद में हम लोग इसके बाद वाली जो यूनिट है उसमें इंडिया का रिलेशन विद अदर कंट्रीज़ हम देखेंगे आईआर में. बट इंटरनेशनल रिलेशंस में हम लोग अभी जो है क्या अप्रोचेज़ हैं आईआर को पढ़ने के लिए डिफरेंट थिंकर्स ने क्या क्या अप्रोचेज़ दी हैं वो हम पढ़ रहे हैं. तो सबसे पहली जो अप्रोच थी वो है आइडियलिज्म की. आइडियलिज्म क्या रिप्रेजेंट करता है. आइडियल वर्ड से ही इसको अगर हम इसके लिटरल मीनिंग पे जाएं तो आइडियल सिचुएशन. ठीक. तो हम आईआर को पढ़ने के लिए उन्होंने बहुत ही आइडियल सिचुएशन को कंसिडर किया. ठीक है. आइडियलिज्म जो आइडियलिस्ट थिंकर्स थे. ठीक है.
तो आइडलिज्म रिप्रेजेंट व्हाट, अल्ट्रुइस्टिक एंड पॉजिटिव ओरिएंटेशन टुवर्ड्स वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अल्ट्रुइस्टिक मतलब परोपकारी और बहुत ही पॉजिटिव ओरिएंटेशन देखा टुवर्ड्स व्हाट, वर्ल्ड ऑर्डर, ये जो आइडलिज्म था। ठीक है, इन्होंने बोला कि आइडलिज्म एक मतलब ऐसी सिचुएशन है इंटरनेशनल रिलेशंस में जहाँ पे कोई वॉर नहीं होनी चाहिए, रिफॉर्म ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी, और जो इंटरनेशनल कमिटी है उनका रिफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, सो द सेंट्रल थीम जो थी और उनके अकॉर्डिंग जो ये आइडलिज्म मतलब जो सिचुएशन थी, द सेंट्रल थीम ऑफ आइडलिज्म इज ऑलवेज लुक to for certain ideas in international relations which are conducive to western capitalism। ठीक है, तो जो भी उस टाइम पे आइडियाज़ थे आइडलिज्म मतलब इंटरनेशनल रिलेशन के लिए, वो सब किसके लिए कंड्यूसिव थे, मीन्स किसके फेवर में थे, जो वेस्टर्न कैपिटलिज्म को प्रमोट करे उसके फेवर में था। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि हम लोग जो हैं अगर पीस बिल्ड करें, ठीक है, if you build peace or on the basis of cooperation, if you build peace on the basis of cooperation, तो we can neglect conflicts। ओके, ठीक है, तो ये आइडियलिज्म की थॉट थी कि अगर हम पीस के बारे में अगर कॉपरेट करके हम पीस को जो है बिल्ड करने की कोशिश करें तो कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। और उसी तरह हम लोग जो है क्योस को, अगर हमें क्योस को निगलेक्ट करना है तो वी हैव टू मेंटेन ऑर्डर। ठीक है, सो दीज वर द थॉट ऑफ आइडियलिस्ट थिंकर्स। ठीक है, उसके बाद इट वॉज इंस्टेड ऑफ क्योस इंटरनेशनल देयर इट वॉज शेप्ड बाय इनर गुडनेस ऑफ ह्यूमन्स स्टेट्स आर रैशनल एक्टर्स। ठीक है, और ये लोग जो आइडियलिस्ट जो अप्रोच थी इंटरनेशनल रिलेशंस को लेके, वो लोग ऐसा सोचते थे कि ह्यूमंस जो है वो अंदर से अच्छे होते हैं, इसीलिए जो स्टेट्स हैं वो भी ह्यूमन से बना हुआ है, तो वो भी एक रैशनल एक्टर है, और इस वजह से कभी वॉर जैसे सिचुएशन या कॉन्फ्लिक्ट या क्योस जैसे सिचुएशन होगी नहीं, क्योंकि जो है ये रीज़न बताया इन्होंने कि ह्यूमंस जो है वो गुड हैं, स्टेट्स जो है वो रैशनल एक्टर्स होते हैं, तो इस टाइप का स्टेट ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इंस्टेड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड क्योस। ओके, एंड इनके लिए ये जो आइडलिज्म थॉट था ये क्या कहता था कि वॉर नहीं होगा, अपोजिशन टू वॉर करता था। सो वुड्रो विल्सन ये जो थे इनका 14 पॉइंट का स्पीच था। कब, जब वर्ल्ड वॉर 1 एंड हुआ तो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में जो कि 1918 में हुई थी, वहाँ पे वुड्रो विल्सन ने एक 14 पॉइंट्स का स्पीच दिया था, जिसमें कि उन्होंने क्या एम्फसाइज़ किया था कि डेमोक्रेटाइजेशन और फ्री ट्रेड को उन्होंने एम्फसाइज़ किया था। और उसके बाद जब वॉर हो गया, देखिए वॉर से पहले जो आईआर को लेके जो अप्रोच थी वो बहुत ही आइडियलिस्टिक अप्रोच थी। ठीक, अभी यही हम लोग पढ़ रहे थे। आइडियलिस्टिक अप्रोच में क्या क्या मतलब उन लोगों के मेन कॉन्सेप्ट क्या था कि वॉर नहीं होगा, क्योंकि जो ह्यूमन है वो बहुत ही रैशनल हैं, बहुत ही गुड हैं, तो ह्यूमन से ही बना हुआ स्टेट है, तो स्टेट कभी दूसरे स्टेट से वॉर करने की सिचुएशन नहीं पैदा करेगा। हमेशा स्टेट ऐसा स्टेट जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स और क्योस को निगलेक्ट करेगा, मतलब कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट और क्योस को नहीं आने देगा। ठीक है, ये सारी आइडियलिस्टिक जो थॉट्स थे आईआर को लेके, जो अप्रोच था वो ऐसा था बिफोर वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है, फिर जब वर्ल्ड वॉर हो गया पहला, तो उसके बाद वो लोगों को प्रैक्टिकल समझ में आया कि नहीं, स्टेट अगर इतने ही गुड होते तो एक दूसरे से वॉर की सिचुएशन पे आते ही नहीं। तो लोगों ने फिर उसके बाद ये थॉट को कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज़ किया गया, एंड फिर उसके बाद आया कि रियलिस्टिक वे में या रियलिज़म को प्रमोट किया गया, मतलब आईआर को रियलिस्टिक वे में देखना। ठीक है, सो वुड्रो विल्सन ने 14 पॉइंट स्पीच भी दिया था। ठीक है, अब हम लोग जो है की कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, इस पर्टिकुलर अप्रोच के की कॉन्सेप्ट। ठीक, सो सबसे पहला की कॉन्सेप्ट जो है आइडियलिज्म का वो ये है यूनिवर्सल एंड परपेचुअल पीस। ठीक, तो ये जो आइडियलिस्ट थिंकर थे ये क्या सोचते थे, इनको लगता था कि इनको ये लगता था कि हर हमेशा कैसा रहेगा, एक परपेचुअल पीस रहेगा और सब जगह यूनिवर्सल रहेगा वो भी पीस। ठीक है, तो दिस कॉन्सेप्ट वाज पॉपुलराइज्ड बाय इमानुएल कांत। ओके, सो इमानुएल कांत ये जो है आइडियलिज्म के की कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, इनको बहुत ही अच्छे से एक एक पॉइंट को माइंड में रखिएगा और समझिएगा। ठीक, तो इन आइडियलिज्म जो स्कूल ऑफ थॉट था, आइडियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट
जो आईआर को लेके क्या उसका थॉट था कि यूनिवर्सल और परपेचुअल पीस रहेगी। इस कॉन्सेप्ट को किसने बताया? इमैनुअल कांत ने बताया। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया कि मल्टी कल्चरलिज्म, मतलब मिक्स्ड एक्टर मॉडल रहेगा इंस्टेड ऑफ स्टेट सेंट्रिक सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल लॉलेसनेस। ठीक, तो मतलब मल्टी कल्चरलिज्म मतलब डिफरेंट कल्चर्स को प्रमोट करना, डिफरेंट कल्चर्स को वैल्यू देना। तो ये जो मिक्स्ड एक्टर मॉडल रहेगा इंटरनेशनल स्फेयर का, इस टाइप का अगर मॉडल रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है वॉर नहीं होगी, क्योंकि सारे जो कल्चर हैं उनको जो है क्या उनको मतलब प्रमोट किया जा रहा है। तो स्टेट सेंट्रिक सिस्टम नहीं रहेगा, ठीक है, स्टेट सेंट्रिक मॉडल नहीं रहेगा। तो ऐसा जो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल जो लॉलेसनेस होगी, तो इसके क्योंकि अगर स्टेट सेंट्रिक मॉडल रहा तो स्टेट सेंट्रिक मॉडल क्या करता है? इंटरनेशनल लॉलेसनेस को प्रमोट करता है। इंटरनेशनल लॉलेसनेस मीन्स क्या होता है कि अगर हर एक स्टेट अपने अपने स्टेट के बारे में ही सिर्फ सोचे, तो इंटरनेशनल कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिनके बारे में फिर सोचने के लिए कोई नहीं है, तो इंटरनेशनल लॉलेसनेस रहेगी। मतलब इंटरनेशनल वे में कोई भी लॉ नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए ऐसी इंटरनेशनल लॉलेसनेस से बचने के लिए स्टेट सेंट्रिक मॉडल ना होने की जगह क्या होना चाहिए? मिक्स्ड एक्टर मॉडल होने चाहिए, जिसमें कि हर एक कल्चर को, चाहे वो अमेरिका का कल्चर हो, चाहे वो इंडिया का कल्चर हो, चाहे वो चाइना का कल्चर हो, हर एक कल्चर को उतनी ही इक्वल इम्पोर्टेंस एंड प्रमोशन मिलना चाहिए। सो ये उस टाइम पे ये आइडियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट ऑफ आईआर, इनका ऐसा सोचना था, ठीक। आई होप पहली और दूसरा पॉइंट समझ में आया हुआ, तभी इसीलिए उनको आइडियलिस्टिक, उनको मतलब आइडियलिज्म बोल रहे हैं, ठीक है। आइडियलिज्म मतलब आइडियल मतलब क्या कि बिल्कुल आइडियल सिचुएशन देख लिया कि इंटरनेशनल सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ पे सब जगह पीस है, यूनिवर्सल और परपेचुअल पीस है, ये इमैनुअल कांत ने बोला। फिर उन्होंने ये बोला कि मल्टी कल्चरलिज्म या मल्टी स्टेट मॉडल होना चाहिए, मल्टी कल्चर मॉडल, जहाँ पे जो है हर एक कल्चर को इक्वल वैल्यू दी जाए, ताकि जो है इंटरनेशनल लॉलेसनेस ना हो, ठीक। ऐसा ये उस टाइम पे थिंकिंग थी। थर्ड पॉइंट क्या है? रिपब्लिकन लिबरलिज्म मीन्स कनेक्टिंग डेमोक्रेसी विद पीस। तो जो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरिस्ट थे जैसे माइकल डॉल, इनका नाम लर्न कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, माइकल डॉल। इन्होंने भी क्या बोला कि डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी को इन्होंने दिया, ठीक है, जिसमें कि इनका मतलब क्या था कि डेमोक्रेसी को तो प्रमोट करना और डिफरेंट डेमोक्रेसी को कैसे कनेक्ट करना? पीस के थ्रू, ठीक है। मतलब कोई वॉर नहीं होना चाहिए डिफरेंट स्टेट्स में, क्या होना चाहिए? पीस होना चाहिए। सो कनेक्टिंग डिफरेंट डेमोक्रेसीज विद पीस, तो ये इनका थर्ड पॉइंट, ये थर्ड की कॉन्सेप्ट था। फोर्थ कॉन्सेप्ट क्या था? ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस। दिस नेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जोसेफ नाय, ठीक है। अब ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस, इसका मतलब क्या हुआ कि जोसेफ नाय जो थे उन्होंने क्या बोला कि जो वर्ल्ड है वो क्या बन गया है? हैज़ बिकम अ 3D चेस बोर्ड विद कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस ड्यू टू इन ग्लोबलाइजेशन एंड ट्रेड इंटीग्रेशन, ठीक। तो जोसेफ नाय का कहना ये था कि क्योंकि ग्लोबलाइजेशन और ट्रेड इंटीग्रेशन होने की वजह से, ये जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हो गया कि पूरा वर्ल्ड जो है एक स्मॉल विलेज बन गया है। पूरा वर्ल्ड जो है वो ट्रेड की वजह से, क्योंकि व्यापार होने की वजह से, एक कंट्री से दूसरी कंट्री इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होने की वजह से सब कुछ इंटरकनेक्टेड हो चुका है। तो इस वजह से ये जो ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस हो गई है एक दूसरे पे, और ये 3D चेस बोर्ड की तरह उन्होंने इसको एग्जाम्पलीफाई किया कि ये एज अ 3D चेस बोर्ड बन चुका हुआ है। तो जिसकी वजह से जोसेफ नाय ने बोला कि इस वजह से भी वॉर नहीं होगा, ठीक है। सो एक ये भी आइडियलिस्टिक कंडीशन उन्होंने मतलब बताई। अब कलेक्टिव सिक्योरिटी, ठीक। तो पहला पॉइंट हम लोगों ने आइडियलिज्म का क्या देखा कि यूनिवर्सल एंड परपेचुअल पीस। सेकेंड पॉइंट हमने देखा मल्टी कल्चरलिज्म का। थर्ड पॉइंट रिपब्लिकन लिबरलिज्म। फोर्थ ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस। एंड फिफ्थ जो है हमने देखा कलेक्टिव सिक्योरिटी। कलेक्टिव सिक्योरिटी ये वाला पॉइंट कि मतलब कलेक्टिव सिक्योरिटी पॉइंट क्या होता है, मतलब इसका क्या है? कलेक्टिव सिक्योरिटी मतलब ऐसा कि ऐसा आइडिया ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी जहाँ पे कि ये जो लीग ऑफ नेशंस था ये इसका फाउंडेशन था, ठीक है, और यूएन चार्टर।
तो इसमें क्या था कि जो भी एग्रेसर, अगर किसी दूसरे स्टेट के लिए एग्रेसर है, ठीक है, मान लीजिए aggressor against any one state is considered an aggressor against all other states. For example, अभी करंट सिनेरियो में अगर हम देखें तो इंडिया और पाकिस्तान, तो पाकिस्तान ने टेररिस्ट अटैक किया इंडिया पे, तो अभी पाकिस्तान एग्रेसर है। तो अगर इंडिया को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक ना कहीं, मतलब मैं एग्जांपल दे रही हूँ ऐसा, बट अभी एक्चुअल में ऐसा है नहीं, ठीक है। सो अगर इंडिया पे टेररिस्ट अटैक हुआ है, तो जो लोग भी इंडिया को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो अदर कंट्रीज़ जो भी हों, तो वो ये क्या कंसिडर कर लेंगे कि सिंस ये पाकिस्तान इज़ स्प्रेडिंग टेररिज्म एंड इट इज़ अग्रेसर अगेंस्ट वन स्टेट, सो इट इज़ अग्रेसर अगेंस्ट ऑल अदर स्टेट। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करने की बात हुई थी, ठीक है। ये ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो है वहाँ पे और ज़्यादा ये आइडिया हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद एक, ये तो 5th पॉइंट हुआ। 6th पॉइंट, ग्रेट इल्यूजन। ये पॉइंट ये चीज़ किसने बताई थी? कॉन्सेप्ट नॉर्मन एंजल ने दिया था, ठीक है। इन्होंने क्या बोला? देयर इज़ नो विनर इन अ वॉर, विक्ट्री इन अ वॉर इज़ जस्ट एन इल्यूजन, इवन विनर्स हैव पेड अ प्राइस विच इज़ फार ग्रेटर देन द प्राइस ऑफ वॉर, ठीक है। तो नॉर्मन एंजल ने कहा कि अगर कोई वॉर होता है तो उस वॉर में कोई भी, भले ही कोई अगर ऐसे मतलब देखा जाए तो विनर है, पर एक्चुअल में कोई भी विनर नहीं होता। दोनों ही साइड, विनिंग पार्टी एंड लूजिंग पार्टी, दोनों ही ना लूज़ ही करते हैं, क्योंकि वॉर हमेशा क्या लाता है? वॉर हमेशा लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें होती हैं। वॉर में विनिंग साइड के भी लोग मारे जाते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं अपने लाइफ को, ठीक है। सो इसीलिए नॉर्मन एंजल ने ये ग्रेट इल्यूजन का कॉन्सेप्ट दिया कि वॉर होना मतलब कि कोई जीत रहा है पार्टी और कोई पार्टी हार रहा है, ये एक बहुत ही बड़ा इल्यूज़न है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों ही साइड कहीं ना कुछ प्राइस पे करती हैं। सो ये सबसे जो पहली अप्रोच थी आइडियलिस्ट अप्रोच, उसके कुछ की कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको समझ में आएंगे। जो पहला कॉन्सेप्ट फिर से मैं रिवाइज कर रही हूँ, यूनिवर्सल एंड परपेचुअल पीस की आइडियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट को क्या लगता था कि हर हमेशा जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनका यूनिवर्सल और परपेचुअल पीस रहेगा। मल्टीकल्चरलिज्म या मिक्स एक्टर मॉडल प्रमोट करेंगे, तो जिसकी वजह से इंटरनेशनल लॉलेसनेस नहीं होगा। थर्ड जो है कि रिपब्लिकन लिबरलिज्म मीन्स डिफरेंट डेमोक्रेसीज़ को हम लोग पीस के थ्रू कनेक्ट करेंगे, जिसको इस कॉन्सेप्ट को माइकल डॉल ने दिया था। फिर जोसेफ नाई ने ये भी बोला कि वॉर इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि जो है सारे जो स्टेट्स हैं वो एक 3D चेस बोर्ड की तरह बन चुके हैं। सब लोग एक तरह से एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, ऑल स्टेट, बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड ट्रेड इंटीग्रेशन। सो एंड फिफ्थ कॉन्सेप्ट इज़ कलेक्टिव सिक्योरिटी, मतलब अगर किसी एक स्टेट के साथ किसी ने कोई एग्रेशन हुआ है या कोई अटैक हुआ है, तो वो सभी अदर स्टेट उसको कंसिडर करेंगे कि वो सभी के साथ अटैक हुआ है। तो हम ये कलेक्टिव सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट जो लीग ऑफ नेशंस और UN चार्टर में से इसका फाउंडेशन था। सिक्स्थ जो है नॉर्मन एंजल ने क्या बताया कि ये बहुत ही ग्रेट इल्यूज़न है। ये इल्यूज़न है कि आपको लगता है कि वॉर होता है तो वॉर में एक पार्टी जीतती है और एक पार्टी हारती है, बस ऐसा नहीं है। वॉर हमेशा दोनों ही साइड्स को वॉर पे जो है अपना प्राइस पे करना होता है, ठीक है। अब ये जो आइडियलिस्टिक या आइडियलिज्म जो अप्रोच थी, इस अप्रोच के कौन कौन की थिंकर्स थे, यहाँ से ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है। सो वुड्रो विल्सन, जैसे कि अभी मैंने बताया कि 1918 में उन्होंने आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में वुड्रो विल्सन ने 14 पॉइंट्स का स्पीच दिया था। तो वुड्रो विल्सन जो है वो आइडियलिस्टिक ही स्कूल, आइडियलिज्म अप्रोच से ही बिलोंग करते हैं। अल्फ्रेड जिमरमैन, फिलिप नॉट बेकर, पार्कर थॉमस मून, नॉर्मन एंजल, बर्ट्रैंड रशल, विलियम लैड, MG महात्मा गांधी, रिकार्ड कॉर्डमैन, अर्नोल्ड जे टॉर्नबी। सो दीज आर द नेम्स, इनको लर्न करिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आते हैं कि आपको थिंकर्स के नाम दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि कौन कौन से थिंकर्स जो हैं वो आइडियलिस्टिक अप्रोच टू IR से बिलोंग करते हैं, ठीक। सो दिस वाज आइडियलिस्टिक अप्रोच। अब हम लोग पढ़ेंगे
रियलिज्म या क्लासिकल या पॉलिटिकल अप्रोच टू IR, ठीक है। वी आर स्टडिंग डिफरेंट अप्रोचेस टू IR, जिसमें कि अब सेकेंड अप्रोच है रियलिज्म का। ओके, सो ये जो रियलिज्म था ये कब बॉर्न हुआ? जब पहला वॉर हो गया तो लोगों को लगा कि नहीं, ये जो हम बहुत ही आइडियलिस्टिक सिचुएशन सोच रहे थे कि वॉर होगा नहीं और इंटरनेशनल पीस रहेगा, यूनिवर्सल और परपेचुअल पीस रहेगा, तो उन लोग का ये भ्रम टूट गया पहला वॉर होने के बाद। तो फिर उसके बाद कौन सा स्कूल ऑफ थॉट इमर्ज होने लगा? रियलिज्म या क्लासिकल रियलिज्म, या हम जिसको पॉलिटिकल रियलिज्म भी कहते हैं। तो ठीक है, सो रियलिज्म वॉज बॉर्न ड्यूरिंग इन द इंटर वॉर पीरियड में, ठीक है। अब इसको जो है जब E.H. कार, दिस नेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, E.H. कार ने अपनी बुक लिखी थी 20 ईयर्स क्राइसिस, ठीक। उस 20 ईयर्स क्राइसिस में उन्होंने आइडियलिज्म को क्रिटिसाइज़ किया था और बोला था ये जो आइडियलिस्टिक अप्रोच है टू IR, ये बहुत ही फेल्ड स्ट्रैटेजी है। हम लोग जो इंटरनेशनल रिलेशंस को एज अ आइडल वे में नहीं देख सकते हैं, क्योंकि रियलिटी में जो है पावर पॉलिटिक्स होती ही होती है, बैलेंस ऑफ पावर, देयर आर मैनी अदर कॉन्सेप्ट्स जिसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो E.H. कार जो थे उन्होंने सबसे पहले 20 ईयर्स क्राइसिस अपनी बुक में इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया, आइडियलिज्म को क्रिटिसाइज़ किया, ठीक है। सो ये जो रियलिज्म था ये कब बॉर्न हुआ? ड्यूरिंग इंटर वॉर पीरियड। फिर हंस मॉर्गन दाउ थे, ये भी थिंकर थे, इन्होंने भी अपनी बुक पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, इसमें उन्होंने भी आइडियलिज्म को क्रिटिसाइज़ किया और रियलिज्म के कुछ थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशंस दिए, ठीक है। फिर रियलिज्म सजेस्ट एक्सेप्टिंग, अब रियलिज्म क्या सजेस्ट करता है? रियलिज्म जो ये अप्रोच था, जो रियलिस्टिक अप्रोच था, ये क्या बताता था IR को लेके? देखिए, उन्होंने सबसे पहला पॉइंट बोला कि स्ट्रगल फॉर पावर एंड सिक्योरिटी। एक्चुअल में जो डिफरेंट स्टेट्स हैं इन इंटरनेशनल एराना, उसमें जो है हमेशा कंटिन्यूस स्ट्रगल चलती रही है पावर और सिक्योरिटी को लेके, ये एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है। दूसरा पॉइंट रियलिस्टिक लोगों ने, ये जो रियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट था, इन्होंने क्या बोला कि ऑल स्टेट्स आर नॉट इक्वल इन पावर। उन्होंने बोला कि जो ये इंटरनेशनल अगर हम एरेना में देखें तो सारे जो स्टेट्स हैं वो इक्वल, उन सभी के पास इक्वल पावर नहीं है। कुछ स्टेट्स ज़्यादा पावरफुल हैं, कुछ स्टेट कम पावरफुल हैं। तो जो स्टेट कम पावरफुल हैं वो लोग पावर को और सिक्योरिटी पाने के लिए जो है वो स्ट्रगल करते रहते हैं। और जो आइडियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट जो था वो क्या कहता था कि ह्यूमन बींग्स जो हैं बहुत ही अच्छे होते हैं, तो इसीलिए स्टेट भी रैशनल एक्टर होगा और स्टेट वॉर को कभी नहीं प्रमोट करेगा। बट ये रियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट था, इन्होंने क्या बोला कि ह्यूमन नेचर कैसा होता है? सेल्फिश होता है, हमेशा अपने बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में नहीं सोचता है। तो अपने इंटरेस्ट को फुलफ़िल करने के लिए वो वॉर जैसी सिचुएशन भी आ जाएगी, मतलब वो वॉर जैसे सिचुएशन उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इसीलिए जो है World War I जो है वो एग्जाम्पल था इस चीज़ का, ठीक। फिर फोर्थ पॉइंट आइडियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट ने क्या बोला कि जो इंटरनेशनल सिस्टम का नेचर है वो कैसा है? एनार्किकल है। एनार्किकल मतलब एब्सेंस ऑफ इंटरनेशनल स्टेट और एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो कैसा है, उसका नेचर कैसा है? वो एसेंशियली एनार्किकल है। तो ये 4 बेसिक पॉइंट्स जो थे, ये रियलिस्टिक जो अप्रोच थी टू IR, उन्होंने ये 4 मेन पॉइंट्स बताए। अब हम लोग इसी रियलिज्म के की कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोगों ने आइडियलिस्टिक अप्रोच के की कॉन्सेप्ट्स को पढ़े, वैसे ही अब हम लोग ये रियलिस्टिक स्टेट्स के की कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, ठीक है। सो पहला की कॉन्सेप्ट, स्टेट इगोइज्म एंड स्ट्रगल ऑफ पावर, दिस इज़ द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक। अब ये स्टेट इगोइज्म एंड स्ट्रगल फॉर पावर मतलब क्या? स्टेट जो हैं वो बहुत ही इगोइस्टिक हैं, अपने ही इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं। और क्योंकि इंटरनेशनल जो सिचुएशन ऐसी है कि हर एक स्टेट इक्वल पावर नहीं पजेस करता है, तो इसीलिए हमेशा स्ट्रगल फॉर पावर चलती रहती है। एक एशियन ग्रीक थिंकर थे थ्यूसिडाइड्स, ठीक है, एशियन ग्रीक थिंकर थ्यूसिडाइड्स, उन्होंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये नेम और उनके ये बुक। सो थ्यूसिडाइड्स ने पेलोपोनेशियन वॉर, इनकी बुक थी, उसमें इन्होंने स्ट्रगल फॉर पावर को
एक्सप्लेन किया कि जो है डिफरेंट स्टेट जो है वो हमेशा पावर पाने के लिए स्ट्रगल करते हैं। फिर चाइना के जो एक थिंकर थे सुनजू, उनकी जो बुक थी इंपॉर्टेंट है ये आर्ट ऑफ वॉर। ये जो मैंने ये सब लिख रखा है ना, दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि आपको पेलोपोनेशियन वॉर बुक का नेम दे दिया जाएगा एंड बोला जाएगा कि ये किसकी बुक है, ठीक है। सो थुसिडाइड्स जो है उनकी जो बुक थी पेलोपोनेशियन वॉर, उसमें उन्होंने स्ट्रगल फॉर पावर इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था। चाइनीज़ थिंकर थे सुनजू, उनकी बुक थी आर्ट ऑफ वॉर, उसमें उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था। और इसी तरह थॉमस हॉब्स, जब हम लोग अभी वेस्टर्न थिंकर्स पढ़ रहे हैं जिसमें लॉक के बाद जॉन जो है मैकियावेली, फिर लॉक, फिर उसके बाद हम लोग हॉब्स को ही पढ़ेंगे, तो थॉमस हॉब की बहुत ही फेमस बुक थी लिवाथियन। उसमें भी उन्होंने ह्यूमन नेचर को डिस्क्राइब किया था और बोला था कि जो ह्यूमन नेचर है वो बहुत ही इगोइस्टिक है और सेल्फ सेंट्रिक है, अपने बारे में सिर्फ सोचता है। तो यही चीज़ जो है सेम थिंग जो है स्टेट को लेके भी अप्लाई होती है। तो स्टेट भी बहुत ही इगोइस्टिक होते हैं और अपने ही सिर्फ स्टेट के पावर को मैक्सिमाइज करने के बारे में सोचते हैं, वो सब के बारे में इक्वल नहीं सोचते, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियलिस्टिक अप्रोच टू आईआर, ठीक। फिर सेकेंड जो पॉइंट था स्टेट क्राफ्ट एंड नेशनल इंटरेस्ट। अब ये पॉइंट का मतलब क्या हुआ, देखिए इस पॉइंट मतलब इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को किसने पॉपुलराइज किया, निकोलो मैकियावेली। अभी हम लोग मैकियावेली को ही पढ़ेंगे, जब यूनिट 2 का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैकियावेली है, ठीक है। सो निकोलो मैकियावेली, हंस जे मॉर्गनडाउ, इन लोगों ने स्टेट क्राफ्ट और नेशनल इंटरेस्ट को, इस आइडिया को पॉपुलराइज किया सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग जो था कि ये कहते थे कि हर एक स्टेट सिर्फ अपने नेशनल इंटरेस्ट के बारे में सोचता है, ठीक है। और स्टेट क्राफ्ट भी इसी तरह से डिज़ाइन होती है, मतलब स्टेट को चलाने की जो कला होती है वो भी इसी तरह होती है कि सिर्फ अपने स्टेट या नेशनल इंटरेस्ट के बारे में ज़्यादा सोचना। तो दिस वाज द कोर थीम ऑफ रियलिस्टिक थ्योरी कि नेशनल इंटरेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है कि नेशनल इंटरेस्ट ही उनका कोर थीम था। फिर उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है बैलेंस ऑफ पावर एंड आर्म्स रेस, ठीक। तो ये जो रियलिस्टिक अप्रोच थी उनके अकॉर्डिंग जो थर्ड कॉन्सेप्ट ये था कि बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर मैंने आपको बताया कि जैसे कि ये रियलिस्टिक लोग ये कहते थे कि हर एक स्टेट के पास इक्वल पावर नहीं होती है, अनइक्वल पावर होती है। तो जो लोग के पास कम पावर हो, उस पावर को बैलेंस करने के लिए वो आर्म्स रेस पे करते हैं। मतलब आर्म रेस मीन्स कि आर्म्स को, जो डिफरेंट इक्विपमेंट हैं जो वॉर के लिए ज़रूरी होते हैं, या डिफरेंट जो मिलिट्री या सोल्जर्स वगैरह, उस वो सारी चीज़ों के पीछे वो उस रेस में लगे रहते हैं कि मुझे अब अपनी पावर को बैलेंस करना है जो ज़्यादा पावरफुल लोग हैं, ठीक है। सो ये जो बैलेंस ऑफ पावर है ये प्रैक्टिकल सोल्यूशन है टू सिक्योरिटी डिलेमा ऑफ नेशंस। सो डिफरेंट नेशंस के जो एक सिक्योरिटी डिलेमा होता है कि क्या मेरा स्टेट उतना सिक्योर है जो मोर पावरफुल स्टेट्स हैं, तो उसके लिए एक ये प्रैक्टिकल सोल्यूशन है कि पावर को कैसे बैलेंस करें थ्रू आर्म्स रेस, ठीक। सो बैलेंसिंग दो तरह की होती है, एक होती है इंटरनल बैलेंसिंग और एक होती है एक्सटर्नल बैलेंसिंग, ठीक है। पावर को बैलेंस कैसे कर सकते हैं, दो तरीके बताए, एक इंटरनल बैलेंसिंग और एक एक्सटर्नल बैलेंसिंग। इंटरनल बैलेंसिंग कैसे कर सकते हैं हम लोग, आर्म्स रेस करके। मतलब जैसे कि इंडिया है, इंडिया फ्रांस से राफेल जेट्स को फाइनलाइज करता है, ख़रीदता है, रशिया से और ज़्यादा इक्विपमेंट और वॉर से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उनको परचेज़ करता है। तो ये हो गया इंटरनल बैलेंसिंग। और एक्सटर्नल बैलेंसिंग कैसे करना, अलाइंस बना के डिफरेंट स्टेट से, जैसे क्वाड नेशंस, ठीक है। तो इंडिया ने अलायंस बनाया कि हाँ ठीक है, क्वाड डिफरेंट जो ये ग्रुपिंग्स होती हैं, रीजनल ग्रुपिंग होती हैं, ये सब क्या है, ये एक तरह से एक्सटर्नल बैलेंसिंग हुई। और इंटरनल बैलेंसिंग कैसे कर रहे हैं, थ्रू आर्म्स रेस, ठीक है। तो ये भी कॉन्सेप्ट था रियलिस्टिक स्कूल का कि कैसे बैलेंस करना है पावर को, और आर्म्स रेस, ठीक है। अब इस जो रियलिज्म के जो की थिंकर्स थे इनके नाम देखिए, मैक्स वेबर, दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, E.H. कार, फ्रेडरिक शूमैन, निकोलस स्पाइकमैन, रीनहोल्ड नीबुर, जॉर्ज F. Kennan, हंस जे मॉर्गनडाउ, हेनरी किसिंगर।
So these are the names which are very important regarding this realistic approach to IR. So अभी हमने idealistic approach to IR देखा and अब हम लोग realistic approach to IR हमने study किया. Now next जो point है वो structural Marxism. This is the third approach to international relation. अब ये structural Marxism, this philosophy is given by whom? This philosophy is given by Karl Marx. So Karl Marx की writing से ये जो approach थी international, Karl Marx ने international relations को लेके कोई भी थ्योरी नहीं दी थी, बट कार्ल मार्क्स से ही इंस्पायर होके, उनकी राइटिंग से इंस्पायर होके ये स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म की अप्रोच डेवलप हुई. कार्ल मार्क्स की राइटिंग से इंस्पायर होके, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, कार्ल मार्क्स की राइटिंग से ही इंस्पायर होके स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म की फिलॉसफी जो है वो अप्रोच ये आया. ठीक है, हिज राइटिंग्स. उसके बाद जो है ये थर्ड वर्ल्ड जो था, थर्ड वर्ल्ड जैसे कि ये जो पूरा वर्ल्ड है ये डिवाइडेड है, जैसे नॉर्थ साउथ डिवाइड, इस तरह से जो ये पूरा वर्ल्ड है ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ वो होती हैं जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ होती हैं. ठीक है, ओके. सो कार्ल मार्क्स की जो स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ स्टेट है उनके अकॉर्डिंग ये जो स्टेटमेंट देखिए क्या है, स्टेट इज़ नथिंग बट अ ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी ऑफ द बुर्जवाजी. ठीक है, कार्ल मार्क्स की जो ये थिंकिंग थी और उसी थिंकिंग से इंस्पायर होके ये जो अप्रोच था वो डेवलप हुआ. तो कार्ल मार्क्स क्या कहते थे कि स्टेट क्या है, स्टेट जो है वो एक तरीके से जो बुर्जवासी क्लास है, जो अपर क्लास है और जो ये कैपिटलिस्ट क्लास है, और ये इन्हीं का ही एक ब्यूरोक्रेटिक मशीन है, एक टूल है स्टेट. ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली अपने इंटरेस्ट को फुलफ़िल करना, अपने अकॉर्डिंगली स्टेट में रूल करने के लिए जो है ये स्टेट एक जस्ट ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी है बुर्जुआजी लोगों का. ठीक है, तो यही एक कैसे स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म इसी चीज़ को बताता था. तो इसी चीज़ से ये जो इन कार्ल मार्क्स का ये जो स्टेटमेंट था या कार्ल मार्क्स ने की जो ये थिंकिंग थी, इसी थिंकिंग को जो है इंटरनेशनल रिलेशंस में कैसे अप्लाई किया गया स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म अप्रोच में, कि उन्होंने बताया कि जैसे कि किसी भी स्टेट के अंदर डिफरेंट क्लासेस होती हैं, लाइक दो क्लासेस होती हैं, बुर्जुआजी एंड प्रोलेटेरिएट, मतलब एक कैपिटलिस्ट क्लास और एक वर्किंग क्लास होती है. उसी तरह इंटरनेशनल सिस्टम भी क्लास में डिवाइडेड है, एक इंटरनेशनल बुर्जुआजी क्लास और एक प्रोलेटेरिएट क्लास. अब इंटरनेशनल बुर्जुआजी क्लास कौन होता है, इनमें कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं, जो एडवांस कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ होती हैं वेस्ट की, जो एडवांस कैपिटलिस्ट सोसाइटी या एडवांस जो स्टेट्स हैं वो बुर्जुआजी इंटरनेशनल बुर्जुआजी में आ जाते हैं. और प्रोलेटेरिएट में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, जो अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे एशिया की, अफ्रीका की एंड लैटिन अमेरिका की. ये किसके अंदर आ जाती है, प्रोलेटेरिएट की. ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी. कार्ल मार्क्स ने भी पूरी उनकी जो थ्योरी थी, मोस्टली जो मेन उसका कोर थीम क्या था कि ईच स्टेट या क्लास स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, एक बुर्जुआजी क्लास, एक प्रोलेटेरिएट क्लास, कैपिटलिस्ट या वर्किंग क्लास, और इन्हीं क्लासेस के बीच में स्ट्रगल है फॉर पावर. तो इसी तरह इसी कॉन्सेप्ट से इंस्पायर होके जो स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म वाला कॉन्सेप्ट आया, ये अप्रोच आई आईआर को लेके. तो इन्होंने भी क्या कहा कि इंटरनेशनल सिस्टम भी क्लास में डिवाइडेड है दो तरह से, एक इंटरनेशनल बुर्जुआजी होते हैं, एक प्रोलेटेरिएट होते हैं. इंटरनेशनल जो बुर्जुआजी हैं उसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, जो एडवांस या कैपिटलिस्ट जो कंट्रीज़ हैं वेस्ट की, वो जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है, तो ये इंटरनेशनल बुर्जुआजी हो गया. और प्रोलेटेरिएट में क्लास में कौन कंट्रीज़ आती हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं एशिया की, अमेरिका की, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका की. तो ये सब प्रोलेटेरिएट क्लास में आती हैं. अब क्योंकि ये दो क्लासेस में इंटरनेशनल सिस्टम डिवाइडेड है, तो कहीं ना कहीं एंटागोनिज्म होगा, क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे. और ये जो MNCs हैं, ये न्यू लिबरल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि WTO, IMF. सो ये सब क्या है, ये जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं ये वेस्ट ने, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी, इन लोगों ने बनाया. और इन लोगों ने बना के जो डेवलपिंग या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसमें कहीं ना कहीं एक्सटर्नली मोनोपलाइज करने की कोशिश करी. इंटरनल जो डिसीजन है या सॉवरेनिटी है उसको
कहीं ना कहीं थोड़ा सा सुपरफिशियली नहीं कह सकते बट ऊपर से ही डिस्टर्ब करने की कोशिश की, ठीक है। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म। अब हम लोग की कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं इस थ्योरी के। सो पहला की कॉन्सेप्ट क्या था, नियो कॉलोनिज्म, ठीक। सो नियो कॉलोनिज्म ये इस टर्म को किसने कॉइन किया था, क्वामे एंड क्रूमा। ये दिस नेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो ये जो स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म व्यू था इंटरनेशनल रिलेशंस को लेके, इन्होंने क्या बोला कि ये एक तरीके से न्यू काइंड ऑफ कॉलोनिज्म है। ये एमएनसीज को या इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो वेस्ट लोगों ने या कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ ने बनाई हैं ताकि डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ में इनके थ्रू रूल कर सकें। सो ये एक न्यू काइंड ऑफ कॉलोनिज्म है जो कि फंक्शन करता है किसके अंडर द गार्ब ऑफ एमएनसीज, एनजीओज एंड अदर मल्टीलेटरल बॉडीज़, ठीक है। सो दीज एमएनसीज, एनजीओज एंड मल्टीलेटरल बॉडीज़ दे act as a colonial power to rule over the least or developing countries. So this was the first concept of structural Marxism, neo-colonism. Second concept, dependency theory. This theory was given by A.G. Frank and Samir Amin. These two names are very important, A.G. Frank and Samir Amin. तो इन्होंने डिपेंडेंसी थ्योरी दिया जिसमें कि इन्होंने बताया कि एक ऐसी ग्लोबल सिचुएशन जहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज़ आर डिपेंडेंट ऑन इंडस्ट्रियल वेस्ट फॉर फिनिश्ड गुड एक्सेट्रा, सो मार्केट ऑफ कैपिटलिस्ट कंट्रीज़, ठीक। तो डिपेंडेंसी थ्योरी जो A.G. फ्रैंक और सैमिर एमिन की थी, उन्होंने के अकॉर्डिंग क्या है ये इस थ्योरी का मतलब, उन्होंने बोला कि एक ऐसी ग्लोबल सिचुएशन डेवलप हो गई है जहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं ये किस पे डिपेंडेंट है, ये एडवांस कंट्रीज़ पे डेवलप है। ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हैं कम पैसों में इन एडवांस कंट्रीज़ को, और ये एडवांस कंट्री फिनिश गुड्स को देते हैं इन डेवलपिंग या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ को। तो कहीं ना कहीं ये जो लीस्ट या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं ये किस पे डिपेंड हो चुकी हैं, ये डेवलप्ड या एडवांस कंट्रीज़ पे डिपेंड हो चुकी हैं। सो और इसी वजह से जो इंटरनेशनल मार्केट है इसमें किसकी मोनोपोली है या किसका बोलबाला है सबसे ज़्यादा, एडवांस कंट्रीज़ का, ठीक है। सो दिस वाज द डिपेंडेंसी थ्योरी विच वाज गिवन बाय A.G. फ्रैंक एंड सैमिर एमिन। तो ये भी किसका कॉन्सेप्ट था, ये भी स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म का कॉन्सेप्ट था। नाउ थर्ड जो है वो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। अब ये वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी ये किसने दिया, इमैनुअल वॉलरस्टीन। दिस नेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आपको ये भी दिमाग में रखना होगा। देखिए जो कुछ भी मैंने यहाँ पे सब मेंशन कर रखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एक पॉइंट है, बहुत ही टू द पॉइंट नोट्स हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ने का टाइम नहीं है और बहुत ज़्यादा आप माइंड में स्टोर भी नहीं कर सकते हैं। तो जो जितने इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं वो सब मैंने इंक्लूड किए हुए हैं, ठीक है। सो जैसे कि स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म में जो की कॉन्सेप्ट क्या था, न्यू कॉलोनिज्म का ये जो कॉन्सेप्ट था, न्यू कॉलोनिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया, क्वामे एंड नुक्रुमा। तो ये मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, आपको यहाँ से नोट से लर्न करना है। फिर डिपेंडेंसी थ्योरी भी स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म का ही कॉन्सेप्ट था और इसको किसने दिया था, A.G. फ्रैंक एंड सैमिर एमिन ने। फिर उसी तरह वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, इसको किसने पॉपुलराइज किया था, दिस थ्योरी वाज पॉपुलराइज्ड बाय इमैनुअल वॉलरस्टीन, ठीक है। इन्होंने क्या बताया कि जो ये वर्ल्ड का सिस्टम है कैसा, this whole world is divided into three categories. The first one is core, the second one is periphery and the third one is semi periphery, ठीक। तो इन्होंने बोला कि ये जो पूरा वर्ल्ड है ये तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड है, पहला कोर, दूसरा पेरिफेरी, तीसरा सेमी पेरिफेरी। ये जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी थी इमैनुअल वॉलरस्टीन की, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड फेमस भी है। और यूपीएससी में भी अगर आपको क्वेश्चन आता है कि यू हैव टू राइट द वेरियस अप्रोचेस टू IR, सो दिस लेक्चर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर दैट। सब कुछ इंक्लूड कर रखा है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते थे वो सब मैंने इसमें इंक्लूड कर रखा है। सो वर्ल्ड इस उन्होंने बोला कि वर्ल्ड जो है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, कोर, पेरिफेरी एंड सेमी पेरिफेरी। कोर में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, जो एडवांस कंट्रीज़ हैं। पेरिफेरी में जो है वो लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ आती हैं, और सेमी पेरिफेरी में जो ग्रोइंग इकोनॉमी या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं लाइक इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, तो ये सब सेमी पेरिफेरी में आती हैं, ठीक है। तो ये जो कोर कंट्रीज़ होती हैं ये पूरा सब कुछ इंटरनेशनल जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑर्डर है उसको होल्ड कर रखी हैं, ठीक है।
और ये किसका यूज़ करती हैं, ये पेरिफेरी को, जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ हैं इनका यूज़ और वी कैन से दैट मिसयूज़ करती हैं, ठीक है, एक न्यू टाइप ऑफ न्यू कॉलोनिज्म के थ्रू। और ये जो सेमी पेरिफेरी कंट्रीज़ हैं ये भी कहीं ना कहीं मिसयूज़ की जाती हैं बाय कोर कंट्रीज़, बट सेमी पेरिफेरी को क्या लगता है कि हमें मिसयूज़ नहीं किया जा रहा, बट ये सेमी पेरिफेरी कंट्रीज़ हैं ये क्या करती हैं, ये हेल्प करती हैं कोर कंट्रीज़ को इन एक्सप्लॉइटिंग द पेरिफेरीज। ओके, सो दिस वाज द थ्योरी गिवन बाय इमैनुअल वॉलेस्टीन। सो आई होप आपको स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं न्यू लिबरलिज्म। जैसे कि सब ऊपर हम लोग अभी इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आइडियलिज्म एंड रियलिज्म पढ़ा था। अब हम लोग न्यू लिबरलिज्म और न्यू रियलिज्म ये दो कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, मतलब ये जो दो अप्रोचेस हैं, सॉरी, ये दो अप्रोचेस को पढ़ेंगे। फिर इन दो अप्रोचेस में क्या डिफरेंसेस हैं उसको हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। सो ये पार्ट 1 है, सेकेंड पार्ट मैं अपलोड करूँगी कल, नेक्स्ट डे। सो आई होप यू हैव लाइक दिस लेक्चर। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कमेंट ऑल्सो। जिनको भी कोई सजेशन देना है वो कमेंट कीजिए, और जो भी स्टूडेंट न्यू है इस चैनल में वो लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और जो पहले मैंने जो वीडियोस अपलोड किए हैं यूनिट 1 के उसको देखिए, और यूनिट 2 का जो मैंने स्टार्ट कर रखी है, और ये यूनिट 5 को भी पैरेलली मैं स्टार्ट करूँगी, बिकॉज कुछ स्टूडेंट से रिक्वेस्ट थी, उन लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैम प्लीज़ इंटरनेशनल रिलेशंस को भी साथ में पढ़ाइए, तो इसीलिए मैं यूनिट 5 को भी साथ में पैरेलल लेके चल रही हूँ। इसके आगे की जो अप्रोचेज़ हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो